हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, डिटेल डिस्कशन इसका बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम नुकसान किए। तो हम चैप्टर पे आते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे, इनहेरिटेंस का मीनिंग समझेंगे हम लोग, फिर आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है, इसे मॉलिक्यूल क्या होता है। सेल को बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे से डीएनए का रिक्वायरमेंट होता है, आरएनए का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी चीजें मिला के हमारी पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो डीएनए आरएनए सब मॉलिक्यूल हो गए। समझ में आ रही बात? तो चलिए जरा इसको हम लोग, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई भी कैरेक्टर अब पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है, चाहे सिमिलरिटी हो चाहे वेरिएशंस हो, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो पेरेंट से बच्चों में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, ये कौन लेके गया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो डीएनए होता है। क्या नाम होता है उसका? नाम डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन पहले तो मालूम नहीं था। ये तो डिस्कवरी किया साइंटिस्ट ने, बाद में पता चला। तो कैसे कैसे इसका डिस्कवरी हुआ वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक टॉपिक, हम पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारी बॉडी को बराबर बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, हम बोलते हैं सेल का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने स्टार्ट किया है हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। बॉडी किससे बनती है? बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी या लिविंग के लिए क्या होता है? सेल होता है। तो समझते जरा, सेल, सेल को बनाने के लिए हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसका नाम, एक उसमें एक पार्ट होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। मैं एक एक पॉइंट इसमें अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में कैस क्या चीज रहता है, किससे बनता है वो? तो वहां बोलते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लेके स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारा मेन डिस्कशन इसमें न्यूक्लिक एसिड के ऊपर होना है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एग्जाम्पल होता है डीएनए और आरएनए। क्या नाम होता है? डीएनए एंड आरएनए इन न्यूक्लिक एसिड होता है। ये बात समझ आ गई? अब न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है? तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब यही हमारा पूरा टॉपिक डिस्कस करना है, डिटेल अच्छे समझना है इसको हम लोग को। तो चलिए, हमने बोला कि किसी भी लिविंग की बॉडी में सेल्स को बनाने के लिए प्रोटोप्लाज्म का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भरे रहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होता है यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए का एग्जांपल दे दिया, वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। इसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, अगर मैं बात करूं डीएनए की, यहाँ पे डीएनए है। तो डीएनए क्या होता है? यहाँ पे डीएनए इज द मोस्ट कॉमन, या फिर इट इट इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? ये इट इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। किसमें होता है? इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेजोरिटी का मतलब क्यों बोला हमने यहाँ पे? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में क्यों बोला, क्यों नहीं बोला हमने मेजोरिटी क्यों बोला? यहाँ पे बोलते हैं एक्सेप्ट वायरसेस। वायरस जो होते हैं उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है। वहां पे कुछ वायरसेस में करता है, बट एक्सेप्ट सम वायरसेस लिखेंगे यहाँ पे, कुछ वायरस के अंदर, एक्सेप्ट सम वायरसेस। बात समझ आ रही है? वहां पे होते हैं आरएनए। क्या नाम होता है? आरएनए। आरएनए का मतलब यहाँ पे
ये जेनेटिक मटेरियल होता है, किस में होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये केवल और केवल कुछ वायरसेस में होता है, इन सम वायरसेस या फ्यू वायरसेस, कुछ वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए के और भी अलग अलग काम होते हैं, आरएनए बहुत सारे काम कर सकता है। तो चलते हैं, आरएनए का तो एक जेनेटिक मटेरियल वाला काम समझ में आ गया हमको। दूसरा क्या काम करता है आरएनए? आरएनए मोस्टली मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का मतलब क्या होता है भाई? ये प्रोटीन जब बनती बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे मैसेज ट्रांसफर करता है, कन्वे करता है, लेके जाने का काम करता है। ये मैसेंजर का काम किया। ये एडॉप्टर होता है। एडॉप्टर मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक टीआरएनए होता है, वो अमीनो एसिड लेके आता है, एडॉप्टर का काम करता है। यहाँ पर और भी फंक्शन होते हैं। यहाँ पे मैसेंजर हो गया, एडॉप्टर हो गया। आरएनए स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है, जैसे राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी आरएनए वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, मैसेंजर के लिए एमआरएनए काम करता है, एडॉप्टर के लिए टीआरएनए काम करता है, और स्ट्रक्चर के लिए आरआरएनए काम करता है। एक और काम, कभी कभी कुछ केसेस में यहाँ पे आरएनए जो होता है ना, कैटालिटिक काम करता है, कैटालिटिक फंक्शन करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। कैटालिटिक फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है इन सम केसेस, कुछ केसेस में। ये बात समझ आ रही है? पक्का क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने डीएनए के बारे में बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए तो केवल वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी अदर फंक्शन इसके होते हैं, मैसेंजर का काम करना, एडाप्टर का काम करना, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, कैटालिटिक फंक्शन करता है कुछ केस में। ये हमने कुछ बेसिक चीजें बता दिया आपको कि यहाँ पे जो हमको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बराबर। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या हमको डिस्कस करना है, मैं पहले बता दूं आपको। इसे पढ़ना क्या हम लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ना है, डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ना है, रिप्लिकेट कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, मैं समझा देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, इसमें इसमें जेनेटिक कोड पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, इसमें जीन रेगुलेशन पढ़ना है। इसमें हमको बात करेंगे आगे का, इसमें एक अलग टॉपिक है जीनोमिक्स करके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो बताना है। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी डिस्कस करना है यहाँ पे। तो चलिए हम इसमें आगे एक एक करके पूरा टॉपिक डिस्कस करें। सबसे कोई पूछे सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बॉडी में कौन कौन सा है, बोलते हैं डीएनए। क्या नाम होता है? डीएनए। और मोस्ट कॉमन जो कॉमनली सब्सटेंस होता है कौन सा? डीएनए, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म होता है कुछ वायरस को छोड़ के, बराबर। ये चीज समझ आ रही है? अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए को डिटेल में डिस्कस करने का। यहाँ पे हम डीएनए को डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। तो डीएनए क्या होता क्या एक्चुअली में, यहाँ पे बात करेंगे द डीएनए। क्या नाम है? द डीएनए। सर डीएनए का फुल फॉर्म कोई पूछे तो कैसे बताना है इसका? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम होता है डीएनए। बात क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग डीएनए के लिए इसमें क्या क्या चीजें और हम लिख सकते हैं उसको जरा समझने का ट्राई करते हैं। डीएनए क्या होता है? इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द, मैं छोटे में लिखने का ट्राई करता हूँ, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। एक्चुअली में लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है वो इस पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोटाइड पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए का लेंथ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द, एक्चुअली में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। जितना न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है उतना ही लेंथ इसमें बढ़ता रहता है। एक और बात है यहाँ पे करते हैं हम लोग, ये जो न्यूक्लियोटाइड में बोल रहा हूँ बार बार,
न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग, दो न्यूक्लियोटाइड का पेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? बेस पेयर बनाता है, फॉर्म बेस पेयर। इसको हम लोग बीपी लिखते हैं। ये बात क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया है, न्यूक्लियोटाइड हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक होता है, ये सबका स्पेशल फीचर होता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसका क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इट इज द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। सारे ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है, क्या? न्यूक्लियोटाइड कितना प्रेजेंट है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे एग्जांपल में कुछ आपको स्पेसिफिक देने वाला हूं, तो समझते जरा, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। एक एक यहाँ पर सपोज करिए एक नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। अब यहाँ पे कई सारे बैक्टीरियोफेज, इसमें नाम आता है बैक्टीरियोफेज 5174। अब इस बैक्टीरियोफेज में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे किसी बैक्टीरियोफेज की, दूसरा नाम है तो बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज लैम्डा करके दूसरा बैक्टीरियोफेज आता है। इसमें कितना होता है? अब इसमें देखिए कैसे बताते हैं, इसमें अलग बताएंगे, बेस पेयर में कन्वर्ट करके बताते हैं इसको। 4852 मीन्स 48,502 बेस पेयर्स यहाँ पे रहते हैं। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं बेस पेयर्स। क्या बोलते हैं? बेस पेयर्स की बात करते हैं। याद रखिएगा, ऊपर आपको न्यूक्लियोटाइड के नंबर बोलना है, नीचे बेस पेयर के नंबर। ये मैं समझाऊंगा आगे, पूरा डिटेल में इसको क्लियर करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक अलग टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है भाई ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया होती है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कितना होता है भाई? कितना होता है उसका न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर? हम बताते हैं 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। क्या होता है? बेस पेयर। इसका नंबर ऐसा है। एक और हम बात करेंगे यहाँ पे, ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन में हेप्लॉइड सेट होता है और डिप्लॉइड सेट होता है। बोलते हैं हेप्लॉइड कंटेंट इन ह्यूमन, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में कितना हेप्लॉइड कंटेंट वाले में कितना रहता है भाई बेस पेयर? यहाँ पे नाम देखिए 3.3 इंटू 10⁹, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे 6 आएगा कि यहाँ पे 9 आएगा, तो इजी से याद करने कुछ ट्रिक बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 3 3 3 जा 9, ऐसे करे कुछ याद करने के लिए आपको उस टाइम पे एग्जाम में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर एग्जाम में आता है डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ, डिप्लॉयड कंटेंट मतलब डीएनए में, डीएनए की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, हेप्लॉइड डिप्लॉयड ह्यूमन के डीएनए में, तो हेप्लॉइड कंटेंट में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर था। लेकिन डिप्लॉयड की बात करेंगे तो वहां पे कितना होगा? 6.6 कर देना है बस, बाकी 10⁹ ही लिखना है। ये क्लियर जाएगा? ठीक है जी, ओके। अभी तक हमने बोला किसमें कितना बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड
चेन। हम अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो कैसे अटैच होता है, उसके बारे में पूरा समझने वाले हैं। तो जरा क्लियर किया जाए इसके लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कभी भी डीएनए के लिए क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। आरएनए के लिए क्या बोला मैंने, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को फॉर्मेशन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक यूनिट क्या होता है इसका, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 3 कंपोनेंट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट का नाम है शुगर, दूसरा कंपोनेंट का नाम है नाइट्रोजनस बेस। क्या नाम है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे आता है इसमें, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों को एक साथ में क्या बोला जाता है, इन तीनों को एक साथ में बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कभी नाम आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो समझने का क्लियर किया जाए। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे हम लोग। न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट रिमूव कर दीजिए आप, यहाँ पे 2 ही चीज बचेगा, एक तो शुगर बचेगा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस बचेगा। नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को एक साथ में बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। तो पहले तो एक पॉइंट क्लियर किया जाए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे हमने बोला कि 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। बट हमने बोला कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, तो हमने बोला केवल 2 कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप में नहीं होता है। ये बात क्लियर, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब क्या होता है, अब इन तीनों को हम शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे शुगर प्रेजेंट होता है, किस तरह का यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, और किस तरह का फॉस्फेट, तो ऐसे ही आपको फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड बोल देंगे। शुगर में कैसा होता है, तो समझने का ट्राई करें आप लोग। यहाँ पे होता है पेंटोज शुगर। क्या नाम होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मीनिंग होता है कि इसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ये, ठीक है जी। इसमें भी 2 टाइप के, पेंटोज शुगर में 2 लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं जरा समझें यहाँ पे हम लोग। पेंटोज शुगर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नाम होता है राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक होता है राइबोज शुगर, दूसरा कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। पहले यहाँ पे क्लियर किया जाए। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि भाई सेकंड पॉइंट क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। क्या नाम है, नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या चीजें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस में 2 टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है यहाँ पे प्यूरीन आता है, एक का नाम प्यूरीन होता है, दूसरा नाम होता है पिरीमिडीन। क्या नाम होता है, पिरीमिडीन। पिरीमिडीन, प्यूरीन और पिरीमिडीन। प्यूरीन डबल यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पिरीमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में 2 एग्जांपल आपको डिस्कस करने यहाँ पे। पहला एग्जांपल है एडेनिन। क्या नाम है, एडेनिन। एडेनिन, एडेनाइन, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है ग्वानाइन या ग्वानिन, इसमें हम लोग इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी। ये बात क्लियर जा रही है। पिरीमिडीन कैसा होता है, यहाँ पे 3 टाइप का होता है। यहाँ पे आते हैं थायमिन, यहाँ पे आते हैं थायमिन, थायमिन, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
साइटोसिन, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन। और एक और आता है स्ट्रक्चर इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेसिल। क्या नाम होता है? यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। यूरेसिल एब्सेंट इन द डीएनए, बराबर, यूरेसिल प्रेजेंट इन द आरएनए। ऐसे यहाँ पे थायामीन, थायामीन प्रेजेंट इन द डीएनए, एब्सेंट इन द आरएनए। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है थर्ड में? फॉस्फेट है। यहाँ पे हमने थर्ड में फॉस्फेट बोला है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड आप अटैच कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इसमें अटैच कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। समझ आ रही बात? फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये क्लियर जा रहा है। ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोटाइड के लिए। किसके लिए हो गया पूरा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोटाइड। किसके लिए हो गया? न्यूक्लियोटाइड के लिए हो गया। अच्छा, अब समझे जरा, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट थे, हमने एक एक कंपोनेंट को समझा दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को, पहले मैं शुगर बनाऊंगा, फिर नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट। एकदम अच्छे से समझिए, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा आपका। एकदम क्लियर करने का ट्राई करेंगे इसको हम लोग। समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसको चेंज करूं। अब मैं इसको न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम समझाने का ट्राई करता हूं मैं आपको, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों के लिए। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बता देता हूं कैसे होता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में केवल मैंने बोला 2 ही चीजें रहती हैं। कौन कौन सी रहती है भाई? एक तो शुगर रहता है, दूसरा कौन सा रहता है भाई? नाइट्रोजनस बेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने, और इधर मैं बना देता हूँ न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो मैं समझाता हूं पहले आपको क्या क्या है न्यूक्लियोसाइड में। पहले पहले मैंने शुगर बोला है ना, याद रखिएगा जरा। शुगर 2 टाइप्स के थे हमारे पास में। कौन कौन से शुगर थे? कौन कौन शुगर था बेटा? हमने बोला था कि राइबोज या फिर कौन सा? डीऑक्सी राइबोज। तो समझने का ट्राई करें हम लोग यहाँ पे। सपोज करिए पेंटोज शुगर दोनों है, 5 कार्बन का होगा। यहाँ पे हमने 5 स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे 5 कार्बन के। मैं कार्बन का नंबरिंग करने वाला हूँ। यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं 5 कार्बन यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूँ मैं, ये 5 ऊपर है। बात क्लियर है? चलिए आ जाइए जरा समझे के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है। ये क्या है? ये क्या है? ये शुगर की बात कर रहे हैं हम लोग। जब इसकी फर्स्ट कार्बन पे कोई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, सपोज करिए यहाँ पे ए हो सकता है, जी हो सकता है, यहाँ पे टी या सी कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं डीएनए की बात करूं या आरएनए के लिए यू भी हो सकता है, याद रखिएगा जरा आप लोग। यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, एनीवन कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एन बेस लिख दूं, चलेगा? ये केमिकल कंपाउंड है। जब कभी भी केमिकल कंपाउंड मिलते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पे शुगर और एन बेस के बीच में कोई तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एन बेस के बीच में कोई तो बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बोलते जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? तो बोलते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज करिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी ले लेता हूँ, ए जी टी सी यू, क्योंकि मैं डीएनए आरएनए दोनों की बात कर रहा हूँ, इसके नाम कैसे होंगे? तो एडेनिन सुना था हमने, अभी हमने न्यूक्लियोसाइड की बात किया है ना, तो एडिनोसिन हो जाएगा। क्या नाम होगा? एडिनोसिन। क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसिन। ये राइबोज शुगर के लिए है। लेकिन अगर मैं डीएनए के लिए बात करता हूं, यहाँ पे डीऑक्सी, क्या नाम आएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम आएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। तो याद रखिएगा
खाली वहां पे डीऑक्सी ऐड हो जाएगा, एडिनोसिन। ये पहला क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर ग्वानिन वहां प्रेजेंट है तो ग्वानोसिन, क्या नाम आएगा वहां पे, ग्वानोसिन। देखिए जरा, ग्वानोसिन आ जाएगा। लेकिन अगर डीएनए के लिए होगा तो क्या होगा, डीऑक्सी लगा दीजिए बस, बाकी सब क्लियर, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ऐसे यहाँ पे सी के लिए दोनों में साइटिडीन होता है, क्या नाम होता है, साइटिडीन। और इसमें डीऑक्सीसाइटिडीन, क्या नाम होगा, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, याद रखिए सब लोग। अब बात करते हैं हम लोग की थायमिन और यूरेसिल में। मैंने आपको स्टार्टिंग अभी बोला है कि जब मैं आरएनए की बात करूं तो वहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बराबर। यूरेसिल के लिए यूरिडीन लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, यूरिडीन, क्या होगा, यूरिडीन। लेकिन यूरेसिल तो डीएनए में अब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वहां पे तो थायमिन होता है, डीऑक्सीथाइमिडीन, क्या नाम होता है वहां पे, डीऑक्सीथाइमिडीन। ये कुछ यहाँ पे हमने किसके बारे में बात कर लिया, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर लिया भाई, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर लिया, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये किसके लिए हो गया, यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये तो आरएनए के लिए अगर नाम आएगा तो इस तरह का आएगा, डीएनए के लिए आएगा तो इस तरह के, ये सब नाम आएंगे। अभी समझ आ गया पूरा, यहाँ पे पक्का समझ आ गया, ओके जी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के लिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, यहाँ पे तो हमने दो चीजें ऐड, शुगर और एनबेस ऐड कर लिया था। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इसमें न्यूक्लियोसाइड को पूरा सिमिलर बनाइए आप, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमने सिमिलर वैसे बना दिया, पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन हो गया अपना, ठीक। अब यहाँ पे हमने बोला है कि फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे हमने बोला फिफ्थ कार्बन, ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच था हमने बोला वहां पे, मान लीजिए यहाँ पे ए अटैच है, ठीक है, या जी, मैं डीएनए के लिए बात करूं ए जी टी सी में से कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन इसमें हमको फॉस्फेट भी लगाना है, यहाँ पे कार्बन होता है फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, कौन सा ग्रुप लगा होता है, फॉस्फेट, बराबर, ठीक है जी। फॉस्फेट के बारे में अब यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होता है किसके बीच में, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, क्या नाम होता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, क्या नाम होता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, क्या नाम होता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। सुनिएगा जरा अच्छे से, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड किधर लगा, पेंटोज कार्बन का जो फिफ्थ कार्बन था और फॉस्फेट के बीच में लगा, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, और सेकंड पे अगर OH अब्सेंट होता है तो ये डीऑक्सी शुगर होता है। अगर सेकंड पे भी OH प्रेजेंट होता है तो राइबो शुगर हो, तो आरएनए के लिए होता है। ये हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये बात समझ आ रही है, पक्का समझ आ रही है। अब न्यूक्लियोटाइड का समझ में आ गया स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास में एन बेस हो गया और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट हो गया। इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक चेन बनाते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, ये डीएनए का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे पॉलीमर डीएनए बना रहा है। समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे हम लोग जरा। यहाँ पे देखिए जो हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमने बनाया था, यहाँ पे मैंने एक पेंटोज शुगर
ओके, यहाँ पे मैंने दूसरा पेंटोज शुगर, इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक और पेंटोज शुगर, ये हो गया क्लियर। ओके जी, मैंने बोला था कि फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ए। फिफ्थ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम लोग इसी बात करेंगे, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे ठीक है, फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट है। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जी हो सकता है, यहाँ पे भी फॉस्फेट रहेगा, यहाँ पे कोई टी हो सकता है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड 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 सीक्वेंस में पूरा है, एक लाइन की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होता है, सेम स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड वहां पे बॉन्ड क्रिएट करता है, उस बॉन्ड का नाम है, उस बॉन्ड का नाम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि थर्ड कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे OH होता है। थर्ड कार्बन पे कौन होता है, OH होता है डीएनए के लिए, थर्ड आरएनए में भी रहेगा, OH होता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि थर्ड कार्बन का OH दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फिफ्थ कार्बन मतलब फॉस्फेट के साथ में कनेक्ट हो गया, थर्ड का OH ये फॉस्फेट के साथ में कनेक्ट हो गया। जब कभी एक न्यूक्लियोटाइड का OH दूसरे के फॉस्फेट के साथ या फिफ्थ कार्बन अटैच होता है तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हम लोग सुगर फॉस्फेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम लोग सुगर फॉस्फेट बॉन्ड। याद रखिए आप सब, ये पूरा देखिए बैकबोन की तरह काम कर रहा है, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट 3 टर्म यहाँ पे सुनिए। जब सिमिलर स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जब कनेक्ट होता है तो वहां पे बॉन्ड क्रिएट होता है, उस बॉन्ड का नाम है, क्या नाम है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, या उसी बॉन्ड को बोला जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए। याद रखिएगा, तो बैकबोन होता है। अब याद रखिए, अब दूसरा इसमें कि डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड में कैसे अरेंजमेंट होता है वो समझ के चलिए। एक स्ट्रैंड पता चल गया, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता है। कैसे, ये देखिए, ये जो ए लिखा है ना, ए प्यूरिन है, प्यूरिन का एडेनिन है, ये हमेशा थायामीन के साथ में कनेक्ट होता है। इसके सामने फिक्स है, कौन आएगा, थायामीन, टी आएगा, pyrimidine बोलते हैं उसको हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे हम लोग, टी लिखेंगे, यहाँ पे टी मतलब थायामीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी के सामने सी आता है और टी के सामने ए, थायामीन मतलब ए आ गया है, समझ के लिएगा जरा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे पूरा, थोड़ा सा अपोजिट बनाते हैं इसको हम लोग, कैसे बनाते हैं इसे देखिए। यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे होता है, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है। जब मैंने बोला इसको फर्स्ट कार्बन पे है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे फिफ्थ ऐसे बनेगा, ये देखिए हो गया उल्टा। यहाँ पे मैंने बोला था कि फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो इसका इस तरह का डायग्राम बनेगा, आपका उल्टा थोड़ा सा बन जाता है इसमें, ये अपोजिट बनेगा। इसे मैंने बोला था कि फर्स्ट पे रहता है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, समझिए। अब जब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इधर आ जाएगा कार्बन। मैंने बोला था थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, थर्ड कार्बन पे OH होता है, थर्ड कार्बन पे OH होता है, याद रखिएगा। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होता है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होता है, याद रखें। एक न्यूक्लियोटाइड का OH दूसरे के फॉस्फेट के साथ में कनेक्ट होता है भाई, कौन से बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, हमने बोला है आपको, यहाँ पे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्लियर जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब एक दो स्ट्रैंड बन गए,
अब दोनों को कनेक्ट कराना है, तो यहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन होता है कि भाई ये बड़ा अच्छी चीज है कि दोनों स्टैंड को कनेक्ट करके रख रहा है। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो दोनों स्टैंड को कनेक्ट करा के रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्टैंड को कनेक्ट कराता है। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये फिक्स है। जब एक साइड में ए आएगा, दूसरा में टी ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। एक साइड में जी दिख रहा है ग्वानोसिन, दूसरा साइड में सी आएगा, ये फिक्स है, इससे यहाँ भी चेंज नहीं होगा। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। याद रखिएगा, इसमें डीएनए की मैं बात करूं तो यहाँ पे कभी भी यूरेसिल नहीं आता है, यहाँ पे यूरेसिल एब्सेंट होता है। यूरेसिल केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही है? ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड, इससे पूरा कंटिन्यूअस ये बनता रहे चेन दोनों स्ट्रैंड का, ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बना देगा। डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा स्ट्रक्चर। देखिए जरा, हमने बोला है कि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आ रही है? वाइस वर्सा होता है। अब यहाँ पे कोई बात किया जाए इसमें कि भाई आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है? डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पहला डिफरेंस आपको मालूम है, कौन सा डिफरेंस होता है यहाँ पे? यहाँ पे पता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कि भाई आरएनए में कौन सा होता है शुगर? राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है भाई? राइबोज शुगर होता है। और यहाँ पे कौन सा शुगर होता है भाई? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज होता है। बराबर। एक दूसरा डिफरेंस होता है कि भाई यहाँ पे इसी के बेसिस से बताते हैं, डीऑक्सी क्यों बोला हमने उसको, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है ना, सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप लगा होता है? OH ग्रुप होता है। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अब्सेंट होता है। सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता है डीएनए में। यही मेन डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए का। बात समझ आ रही है? इतना क्लियर हो गया? ये पूरा न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें थोड़ा सा समझना और है आपको। क्या समझना है? ये साइलेंट फीचर ऑफ द डीएनए या न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, देखिए जरा। सबसे पहली बात, यहाँ बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। यहाँ पे हमने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। और जब भी होगा हाइड्रोजन बॉन्ड में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अंदर साइड में होते हैं। देखिए बाहर नहीं लगे हैं, अंदर लगे हैं, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा होता है कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड में ना, यहाँ पे देखिए फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, इसके ऊपर कुछ अटैच नहीं है, तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम। जो कार्बन फ्री होता है उसको नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन OH, यहाँ पे कुछ नीचे नहीं लगा हुआ है, यहाँ बोलते हैं 3 प्राइम। क्या बोलते हैं? 3 प्राइम। यहाँ पे बोलते हैं देखो OH 3 कार्बन पे 3 प्राइम, यहाँ बोलते हैं 5 प्राइम। ये 3 और 5 का मीनिंग क्या होता है? 3 मतलब थर्ड कार्बन पे कुछ कनेक्ट नहीं, वहां पे OH पे कुछ अटैच नहीं होता है, तो उसको 3 नाम दे दिया। 5 का मतलब होता है कि जहां पे फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट पे कुछ अटैच नहीं, वहां पे फॉस्फेट कुछ अटैच नहीं, उसको बोलते हैं 5 कार्बन। डीएनए के दो स्ट्रैंड दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मीनिंग होता है, देखिए जरा, यहाँ पे इधर 5 है, इधर 3 आएगा। बराबर ना? एंटी पैरेलल क्लियर हो गया? इधर एक इन 5 है तो दूसरा क्या होता है? 3 है। एक 3 दूसरा 5 है, ये दोनों एंटी पैरेलल में आते हैं। दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिए। और जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। ये चारगाफ ने, अरविंद चारगाफ ने बोला था, बराबर, साइंटिस्ट ने। एक फिक्स है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये सीढ़ी जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, उसको रग्स बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे गैप है बेटा, ये गैप जो होता है ना, यहाँ पे गैप कितना होता है? दो कंसिक्यूटिव हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में गैप कितना होता है? बोलते हैं 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है। कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है। बराबर, बात समझ आ रही है?
यहाँ पर भी वही 3.4 नैनोमीटर का गैप होगा। जब डीएनए जो होता है ना, डीएनए राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है। डीएनए देखेंगे आप तो मुड़ा हुआ रहता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग रहता है, और एक पूरा कॉइलिंग में 360 डिग्री करता है जब वो, तो वहां पे पूरा 10 बेस पेयर बनाता है। कितना बनाता है? 10 बेस पेयर बनाता है। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.4 का है। ऐसे 10 बेस पेयर के बीच में कितना होगा? 34 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 नैनोमीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का क्लियर जा रहा है इतना? अच्छा जी, मैंने बोला आपको कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना है? 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आता है, बराबर? पक्का? इसको अगर एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करें, 0.34 एमस्ट्रॉन्ग होता है इसका यूनिट, ठीक है? यहाँ पे कितना? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, नहीं, टू कॉन्सिक्यूटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कितना डिस्टेंस हो गया? 3.4। लेकिन एक कंप्लीट ट्विस्टिंग में कितना होता है? जब हम बात करेंगे पूरा डीएनए कंप्लीट ट्विस्ट होता है तो बोलते हैं 34 नैनोमीटर। कितना होता है? 34। इसको बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा भाई, डीएनए हमने देखा है यहाँ पे ना, ऐसे करके रफली बना रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा कंप्लीट ट्विस्टिंग के लिए आएगा। यहाँ पे टोटल कितना बेस पेयर होगा? यहाँ पे पूरा टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, बराबर? तो 10 बेस पेयर बीच में कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर होगा। बात क्लियर जा रही है? पक्का क्लियर जा रही है? ह्यूमन का अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन में 2.2 मीटर अप्रॉक्स होता है। बात समझ आ रही है? ये तो कुछ कैलकुलेशन हो गया। कैसे टर्न करता है डीएनए? राइट हैंडेड कॉइलिंग करता है। कैसे करता है? राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। ये तो हमने कुछ फीचर्स बता दिए इसके। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इसकी डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साइंटिस्ट का नाम जरा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले किसी ने तो देखा होगा ना कि न्यूक्लियस के अंदर कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे ये सब काम करने का हेल्प करता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा जरा यहाँ पे बेटा, ठीक है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है नाम फ्रेडरिच फ्राइडरिच मिस्टर, 1869। 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे फर्स्ट सेल के अंदर से न्यूक्लियस में से एक स्ट्रक्चर निकाला जिसको न्यूक्लिन नाम दिया। वो जब चोट लग जाती है तो पस निकलता है ना, पस, इन्होंने सबसे पहले पस सेल से न्यूक्लिन निकाला था। तो इन्होंने क्या निकाला सबसे पहले? न्यूक्लिन। क्या निकाला? न्यूक्लिन नाम दिया उसको। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। बात समझ आ रही? क्लियर है? न्यूक्लिन किसने बोला था? फ्रेडरिक मिस्टर ने बोला सबसे फर्स्ट। लेकिन काफी टाइम तक इस पे डिस्कवरी नहीं हुआ। फिर बाद में कुछ लोगों ने वापस इस पे रिसर्च किया, काफी सारा चीजें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, कुछ रहा होगा जिसके नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जब लोग आए तो वहां पे दो नाम आता है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों लोगों ने बेटा 1953 में, कब की बात है ये? 1953 में डीएनए को डिस्कवर किया। डीएनए बताया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स बताया। डीएनए कैसा होता है? उन लोगों ने बोला डीएनए इज द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रैंड से बनता है और वो कॉइलिंग फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। तो बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे डबल हेलिक्स किसने बताया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बोला था।
लेकिन इन लोगों ने भी दूसरे लोगों का कुछ यूज किया था। ये कौन से बेसिस बताया था? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। कौन से? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू। अब जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक था, ये कुछ और साइंटिस्ट ने बताया था। उनका नाम है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था? इन लोगों ने बोला था, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा बताया था, बराबर। जो डेटा एनालिसिस इनका किया था, इन लोगों ने क्या किया था? डेटा कलेक्ट किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा एनालिसिस। ये लोगों ने क्या किया था बेटा? एक्सरे डिफ्रैक्शन का पूरा डिस्कवर किया था। उसी बेसिस उन लोगों ने डीएनए को डिस्कवर कर डाला। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। इस पूरे डिस्कवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चला, प्रोपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे था, बेस पेयरिंग था, दो न्यूक्लियर बीच बेस पेयर बनाता था, प्यूरिन का पिरिमिडिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बताने वाले साइंटिस्ट थे, बोला था उन्होंने अरविंद चारगाफ ने। किसने बोला था? इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने बोला था भाई कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में जो प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है 1 के। क्या बोला था इन्होंने? प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो, प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो जो होता है ये इक्वल टू 1, बराबर। पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था डीएनए को समझने के लिए। अभी हमने पूरा साइलेंट फीचर ही बता दिया आपको। न्यूक्लियन वर्ड बोला था बेटा, न्यूक्लियस से निकला था इसलिए न्यूक्लियन वर्ड। बाद में इसमें देखा गया कि इसमें एसिडिक बिहेवियर दिखा, एसिड के जैसा काम करता है ये, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, जिसको आज हम डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं। ओके, आई थिंक समझ आया होगा। कंटिन्यू बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक हम डील करेंगे। थैंक यू सो मच।